नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट सॉल्यूशन अकेडमी में। तो जैसा कि हम लोग पॉलिटी पढ़ रहे थे, हमने पिछली क्लासेस में कवर किया था कि पिट्स इंडिया एक्ट क्या होता है और चार्टर एक्ट क्या होता है। अभी हम स्टार्ट करेंगे चार्टर एक्ट और पिट्स इंडिया एक्ट के बाद जो हमारा एक्ट आएगा वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भारत शासन अधिनियम आएगा। उससे पहले हम एक रेवोल्यूशन क्रांति के बारे में बात करेंगे जो कि है 1857 की क्रांति, द रेवोल्यूशन ऑफ 1857। एक्चुअली इसमें हुआ क्या था कि सबसे पहले तो इसमें हम देखेंगे कि 1857 की क्रांति में जो है इस टाइम भारत का जो गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है। तो भारत का गवर्नर जनरल 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल वो लॉर्ड कैनिंग था। नोट कर लेंगे साथ साथ में। 1857 की क्रांति के समय में भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। ओके। अब उसके बाद भारत में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का संपूर्ण रूप से जो है यहाँ पे समाप्त की गई। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल था, शासन था, उसे भारत में संपूर्ण रूप से 1857 की क्रांति के समय जो है समाप्त कर दी गई थी। और ईस्ट इंडिया कंपनी का जो लास्ट एक्ट था, चार्टर एक्ट जो चल रही थी उसकी 1853 में जो है वो लास्ट उसकी एक्ट थी। और 1857 की क्रांति के समय ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन था उसे संपूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया। और साथ ही साथ जो है मुगल एम्पायर की जो रूल चलती थी यहाँ पे उसे भी समाप्त कर दी गई। अब 1857 की क्रांति के साथ ही जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भारत शासन अधिनियम की शुरुआत यहीं से होती है हमारी। ओके दोस्तों। तो भारत शासन अधिनियम की शुरुआत भी जो है 1857 की क्रांति के समय से ही होती है, राइट। द रेवोल्यूशन ऑफ 1857, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑल्सो स्टार्टेड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द रेवोल्यूशन ऑफ 1857। ओके। अभी अभी आगे जो है आगे हम देखेंगे कि इसका इस समय जो भारत का गवर्नर जनरल, जैसे मैंने बताया अभी, भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। तो भारत का जो गवर्नर जनरल जो एक पद था, उस पद का नाम जो है भारत में चेंज कर दिया गया। भारत का पहले क्या था कि बंगाल का गवर्नर जनरल था, बंगाल का गवर्नर जनरल का नाम चेंज करके हमें भारत का गवर्नर जनरल रखा था उसने। ठीक है। अभी जो है 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल नाम जो है इसे चेंज कर करके भारत का भारत का गवर्नर जनरल नाम चेंज करके भारत का वाइसराय कर देंगे। ओके। तो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है, आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। डेजिग्नेशन ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया चेंज्ड एंड रीनेम्ड एज वाइसराय ऑफ इंडिया। और अगर पूछे कि भारत का पहला वाइसराय कौन था तो वो भी कैनिंग था। क्यों? क्योंकि भारत का जो गवर्नर जनरल था 1857 की क्रांति के समय वो कैनिंग ही था। अब तो इसलिए अभी जो नाम चेंज होगा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का वाइसराय में, जो पद का नाम चेंज होगा तो कैनिंग जो है उसका पहला कैनिंग। देखो यहाँ पे हम एक चीज रिलेट कर सकते हैं। भारत का गवर्नर जनरल लास्ट, यहाँ नोट डाउन चाहे तो आप कर सकते हैं। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल जो है वो लॉर्ड कैनिंग था। ओके। और भारत का पहला वाइसराय जो है वो भी लॉर्ड कैनिंग है। ओके। ठीक है। और आगे जो है जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड बोर्ड ऑफ काउंसिल जो शुरुआत करी गई थी, जिसके तहत जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है इसको बिजनेस वर्क के लिए बनाया गया था, जो कि डायरेक्टली कंट्रोल में था, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर था। और इन दोनों बोर्ड को 1784 पिट्स इंडिया एक्ट के तहत जो स्टार्ट करी गई थी। और बोर्ड ऑफ काउंसिल जो है इसके अधीन जो किया गया था वो पॉलिटिकल वर्क को अधीन किया गया था, जो कि डायरेक्टली ब्रिटिश ब्रिटिश क्राउन यानी ब्रिटिश क्वीन के अधीन था। इन दोनों ही बोर्ड्स को जो है यहाँ पे खत्म कर दी जाती है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल पोस्ट ऑल्सो एंडेड कंप्लीटली कब? 1858 में। रेवोल्यूशन हमारी कब की चल रही है? 1857 की। 1857 की क्रांति के बाद
1858 के टाइम में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड बोर्ड ऑफ काउंसिल पोस्ट जो है इसे भी कम्प्लीटली समाप्त कर दिया गया। अभी कोई पूछे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ काउंसिल ये स्टार्ट कब होती है, तो ये स्टार्ट होती है पिट्स एक्ट के तहत 1784 में। याद रहेगा आप लोगों को, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड बोर्ड ऑफ काउंसिल जो है पिट्स इंडिया एक्ट के तहत 1784 ईस्वी में जो है शुरू किया जाता है, जिस समय जो है भारत का ब्रिटिश पीएम विलियम पिट्स था। ओके, अभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो डायरेक्टली कंट्रोल में था ईस्ट इंडिया कंपनी के, और इसका क्या काम था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अधीन बिजनेस वर्क दिया गया था, और बोर्ड ऑफ काउंसिल के अधीन जो है पॉलिटिकल वर्क दिया गया था, और बोर्ड ऑफ काउंसिल डायरेक्टली कंट्रोल में था ब्रिटिश क्राउन यानी ब्रिटिश क्वीन के अधीन था। ओके, अभी आगे चलेंगे इसमें। तो इसमें आगे क्या होता है कि ब्रिटिश क्राउन जो है, ब्रिटिश क्वीन जो है भारत में एक नया पोस्ट जो है बनवाती है, नया पद का निर्माण करवाती है। अभी चूंकि वो खुद यहाँ पे आ नहीं सकती है, तो उसने जो है एक नया पोस्ट यानी कि नया पद का निर्माण कराई, जो कि था भारत सचिव जिसे हम बोलते हैं सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। ओके, भारत सचिव जिसको बोलते हैं सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, इस पद का जो है एलिजाबेथ ब्रिटिश क्वीन ने भारत सचिव सेक्रेटरी ऑफ इंडिया पद का निर्माण कराया। ओके, और भारत सचिव कौन था, पहला भारत सचिव जो था वो स्टैनली थे। ओके, भारत सचिव स्टैनली थे। अगर पूछे कि भारत सचिव पद की शुरुआत कब हुई थी, तो हम बताएंगे 1857 के समय। ठीक है, 1857 की क्रांति के बाद जो है भारत सचिव पद का निर्माण कराया गया ब्रिटिश क्वीन के द्वारा। ओके, उन्होंने जो है भारत में एक पद का निर्माण कराया, भारत सचिव, जो कि डायरेक्टली कंट्रोल में होगा, ब्रिटिश क्राउन के अधीन होगा, और उसे डायरेक्टली हेड करेंगे ब्रिटिश की रानी। ठीक है, ब्रिटिश क्वीन जो उसे डायरेक्टली हेड करेंगे, और भारत का प्रथम भारत सचिव जो थे वो स्टैनली थे। ओके, अब यहीं पर जो है पिल कमीशन की भी शुरुआत होती है। ओके, नोट कर लेंगे, ये भी इम्पोर्टेंट है। पिल कमीशन की शुरुआत कब होती है, तो 1857 की क्रांति में ही जो है पिल कमीशन की शुरुआत होती है। अभी पिल कमीशन बनाया क्यों गया था, तो आर्मी का निरीक्षण करने के लिए। ओके, आर्मी की निरीक्षण करने के लिए पिल कमीशन की शुरुआत करी गई थी। कब, तो 1857 की क्रांति के समय। ओके, अभी आगे चलेंगे। रानी विक्टोरिया ने जो है ब्रिटिश से एक घोषणा पत्र भेजे थे। उस समय इलाहाबाद में वो घोषणा पत्र रिसीव हुआ था, और 1 नवंबर 1858 ईस्वी को इलाहाबाद में उस घोषणा पत्र को कैनिंग के द्वारा पढ़ा गया था। ओके, तो नोट डाउन कर लेंगे, यहाँ पे समझ में आया ये चीज़ें। अब मैं रिपीट कर देता हूँ मैं एक बार कि क्वीन विक्टोरिया, महारानी विक्टोरिया ने एक घोषणा पत्र भेजी थी भारत में। कब भेजी थी, तो नवंबर 1858 में। वो घोषणा पत्र जो है 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा पढ़ा गया था। नोट डाउन कर लेंगे कि क्वीन विक्टोरियाज घोषणा पत्र। ओके, क्वीन विक्टोरियाज घोषणा पत्र को इंग्लिश में हम कहते हैं प्रोक्लेमेशन। ये रहा, मैंने लिख दिया यहाँ पे PROCLAMATION। क्वीन विक्टोरियाज प्रोक्लेमेशन मीन्स घोषणा पत्र was read by Canning at Allahabad on 1st November 1858 AD। ओके, समझ गए आप लोग, नोट डाउन कर लेंगे इसे भी कि क्वीन विक्टोरियाज प्रोक्लेमेशन मीन्स घोषणा पत्र वाज रेड बाय कैनिंग एट इलाहाबाद ऑन 1 नवंबर 1858। राइट, तो 1857 की क्रांति जो है, इतना 1857 की क्रांति में काफ़ी है। बाकी एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ वापस से क्या क्या हुआ था कि
1857 की क्रांति में हुआ क्या था कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल था, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल था और ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए जो बिजनेस वर्क के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जो शुरुआत करी गई थी 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट के तहत, और मुगल रूल जो चल रही थी, इन तीनों को जो है कंप्लीटली संपूर्ण रूप से समाप्त कर दी गई। तो अगर पूछे कि ईस्ट इंडिया कंपनी कब समाप्त हुई, तो 1857 में इसे संपूर्ण रूप से समाप्त कर दी गई थी। और ईस्ट इंडिया कंपनी का लास्ट चार्टर एक्ट क्या था, तो 1853 की जो चार्टर एक्ट थी वो 18 ईस्ट इंडिया कंपनी का लास्ट चार्टर एक्ट था। ओके, अभी 1857 की क्रांति के समय ही जो है मुगल रूल जो चलते थे उसे भी संपूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड बोर्ड ऑफ काउंसिल पद जो था, जिसका निर्माण 1784 ईस्वी में पिट्स इंडिया एक्ट के तहत करा गया था, उसे भी संपूर्णतः यहाँ पे समाप्त कर दी जाती है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, भारत शासन अधिनियम की शुरुआत यहीं से होती है। ओके, अब भारत का गवर्नर जनरल रेवोल्यूशन, ये 1857 की क्रांति के समय जो भारत का गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड कैनिंग था। अभी हुआ क्या था कि भारत का जो गवर्नर जनरल है इसका पद नाम जो है चेंज करके वाइसराय कर दिया गया। तो अभी चूंकि इस समय कैनिंग भारत का गवर्नर जनरल है, तो अभी इसका पदनाम चेंज होकर के वाइसराय हो गया। तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कैनिंग होगा और भारत का पहला वाइसराय भी कैनिंग ही होगा। ओके, याद रखेंगे, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कैनिंग और भारत का पहला वाइसराय भी कैनिंग ही होगा। ओके, अब यहीं पर जो है पिल कमीशन की भी शुरुआत करी जाती है आर्मी की निरीक्षण के लिए, और रानी विक्टोरिया की प्रोक्लेमेशन घोषणा पत्र जो है वो इलाहाबाद में कैनिंग के द्वारा 1 नवंबर 1858 ईस्वी को पढ़ा गया था। ओके, याद रहेगा, चीज़ें नोट डाउन करते चलेंगे, ठीक है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं कि अब हम चलेंगे भारत शासन अधिनियम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की शुरू, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से हम स्टार्ट करेंगे भारत शासन अधिनियम, जिसकी शुरुआत जो है 1857 से हो गई थी। अभी यहाँ से हम शुरू करेंगे, इंपॉर्टेंट एक्ट ही पढ़ेंगे, ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो 1861 की भारत शासन अधिनियम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इसमें क्या हुआ था कि 1861 में भारत शासन अधिनियम में सबसे पहले तो जो है पोर्टफोलियो की, पोर्टफोलियो मीन्स वो विभागीय प्रणाली होती है, पोर्टफोलियो सिस्टम की जो है शुरुआत करी गई थी 1857 में, ठीक है। सर्वप्रथम जो है 1857 में पोर्टफोलियो सिस्टम यानी कि विभागीय प्रणाली की शुरुआत करी गई थी। साथ ही साथ ऑर्डिनेंस पावर, ऑर्डिनेंस पावर जो है ये भी वाइसराय को दिया गया। अभी के टाइम में जो है ऑर्डिनेंस पावर जो है ये वेस्ट करता है सेंट्रल में, ठीक है। अभी सेंट्रल को दिया गया है ऑर्डिनेंस पावर। उस समय जो था 1861 में ऑर्डिनेंस पावर जो है वाइसराय को दिया गया था, और पोर्टफोलियो सिस्टम विभागीय प्रणाली की शुरुआत करी गई थी। पहली बार भारत में 1861 भारत शासन अधिनियम के समय भारत में पहली बार जो है बजट पेश किया गया था, किसके द्वारा, तो जेम्स विल्सन के द्वारा। भारत में पहली बार जो है बजट पेश किया गया था जेम्स विल्सन के द्वारा, कब, तो 1860 ईस्वी में, ठीक है। पर बजट तो अभी पेश कर दिया गया, पर इस बजट पे जो है कोई भी बहस नहीं कर सकते, कोई भी क्वेश्चन नहीं कर सकते, कोई भी अमेंडमेंट्स नहीं हो सकती, किसी भी चीज़ का अधिकार जो है अभी नहीं दिया गया था, ठीक है। सिर्फ बजट पेश करी गई थी। ओके, तो भारत में पहली बार पूछे कि भारत में पहली बार बजट कब पेश किया गया था, तो 1860 में जेम्स विल्सन के द्वारा भारत में पहली बार बजट पेश करी गई थी, ठीक है। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है यहाँ पे कि हाई कोर्ट की स्थापना का जो प्रावधान है वो यहीं से दिया गया था, ठीक है। हाई कोर्ट की स्थापना का प्रावधान यहीं से दिया गया था। ओके, तो यहाँ मैंने मेंशन कर दिया है कि प्रोविजन टू इस्टेब्लिश हाई कोर्ट इन इंडिया, हाई कोर्ट की स्थापना का प्रावधान दिया गया था। उस समय जो है कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में जो है इस्टेब्लिश करने के लिए कहा गया था। पहला भारत में जो हाई कोर्ट में जो पहली सॉरी भारत में जो पहला हाई कोर्ट इस्टेब्लिश किया गया था वो कलकत्ता में किया गया था 1862 एडी में। 1862 एडी में भारत का पहला हाई कोर्ट स्थापित किया गया था 1861 भारत शासन अधिनियम के तहत। इस क्वेश्चन को अगर सीधा बना करके बोले तो भारत शासन अधिनियम
भारत शासन अधिनियम 1861 के तहत भारत में प्रथम यानी पहला हाई कोर्ट कलकत्ता में स्थापित की गई थी। कब? 1862 ईस्वी में। ओके, अब रिलेट करने वाली बात यह है कि हाई कोर्ट की स्थापना तो हो गई सर्वप्रथम कलकत्ता में 1862 में। 1861 के भारत शासन अधिनियम के तहत भारत में सुप्रीम कोर्ट कब स्थापित किया गया था कि जैसा मैंने आपको पहले पढ़ा चुका हूँ कि 1773 रेगुलेटरी एक्ट के तहत 1773 रेगुलेटरी एक्ट के तहत जब ईस्ट इंडिया कंपनी थी उस समय की बात है। 1873 रेगुलेटरी एक्ट के तहत भारत का पहला सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में स्टैब्लिश हुआ था। कब? 1774 ईस्वी में। ठीक है, नोट डाउन कर लेंगे, नोट में इसे लिख लेंगे कि फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया इन ईयर 1774 अंडर रेगुलेटरी एक्ट ऑफ 1773 इन कोलकाता। और हाई कोर्ट जो है 1861 भारत शासन अधिनियम के तहत 1862 में कलकत्ता में स्थापित करी गई थी। सुप्रीम कोर्ट जो है 1873 रेगुलेटरी एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में स्थापित करी गई थी। हालांकि दोनों, अभी देखो नोट करने वाली बात यह है कि हाई कोर्ट भी कलकत्ता में ही, प्रथम हाई कोर्ट कभी कलकत्ता में स्टैब्लिश हुई थी और प्रथम सुप्रीम कोर्ट भी जो है कलकत्ता में ही स्टैब्लिश हुई थी। ओके, तो ये चीज नोट रखेंगे कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ही सर्वप्रथम कलकत्ता में ही स्टैब्लिश हुई थी। ओके, चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब 1861 की भारत शासन अधिनियम के बाद जो है 1852 की 1861 के भारत शासन अधिनियम के बाद 1892, सॉरी 52 नहीं 92 भारत शासन अधिनियम के बारे में पढ़ते हैं। ये कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा ही है। इसमें क्या हुआ था कि अप्रत्यक्ष चुनाव, इनडायरेक्ट इलेक्शन जो है उसकी शुरुआत करी गई थी और जो घोषणा पत्र, सॉरी, और जो बजट 1861 ईस्वी में पेश करी गई थी और उस समय उस बजट पे किसी भी प्रकार का वाद विवाद क्वेश्चन करने का अधिकार नहीं दिया गया था, वो 1892 में, यानी कि अब इस अधिनियम में 1892 की भारत शासन अधिनियम में जो है उसी बजट पर विचार विमर्श करने का अधिकार दिया गया। ठीक है, केवल विचार विमर्श कर सकते हैं और कुछ नहीं। 1861 में घोषणा सॉरी 1861 में जो है प्रथम पहली बार भारत में 1861 में जो है बजट पेश करी गई थी जेम्स विल्सन के द्वारा। ठीक है, याद रहेगा आपको कि 1861 में भारत में, सॉरी 1861 भारत शासन अधिनियम में जो है भारत में पहली बार 1860 में बजट पेश करी गई थी। उस समय किसी भी प्रकार से कोई अधिकार नहीं दिया गया था बजट पे बातचीत करने की या क्वेश्चन करने की। वही बजट जो है अब 1852 में उस पर विचार विमर्श करने का अधिकार दे दिया गया। तो 1862 में दो चीजें हुई थी। पहली तो इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष चुनाव जो है इसकी शुरुआत हुई थी और बजट पे जो है विचार विमर्श करने का अधिकार दिया गया था। नोट डाउन कर लेंगे। 1892 भारत शासन अधिनियम के तहत इनडायरेक्ट इलेक्शन स्टार्टेड इन इंडिया, अप्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत हुई। इनडायरेक्ट इलेक्शन स्टार्टेड इन इंडिया, अप्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत हुई। और राइट टू डिस्कस द बजट, विचार विमर्श करने का अधिकार, बजट पर विचार विमर्श करने का अधिकार दिया गया था। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे भारत शासन अधिनियम 1909 में। तो भारत शासन अधिनियम 1909 क्या कहता है कि देखो, सबसे पहले तो इसका और भी नाम है, पहले वो देख लेते हैं। भारत शासन अधिनियम का एक और नाम है जो मार्ले मिंटे अधिनियम है। ओके, मार्ले मिंटे अधिनियम भी बोला जाता है 1909 के भारत शासन अधिनियम को। क्यों बोला जाता है? मार्ले कौन था, मिंटे कौन था उस टाइम, तो इस पे चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा कि 1909 भारत शासन अधिनियम को मार्ले मिंटे अधिनियम इसलिए भी बोला जाता है कि मार्ले जो था उस समय भारत सचिव के पद पे था। ओके, भारत सचिव, सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, भारत सचिव के पद पे था। और मिंटो, मार्ले मिंटो, मार्ले तो भारत सचिव हो गया, मिंटो जो है वाइसराय था, भारत का वाइसराय था। ठीक है,
तो मार्ले मिंटो अगर पूछे कि मार्ले मिंटो अधिनियम किसे कहा जाता है, तो भारत शासन अधिनियम 1909 को ही मार्ले मिंटो अधिनियम कहा जाता है। और मार्ले सॉरी सॉरी और मार्ले जो है उस समय भारत सचिव के पद पे विद्यमान था, और मिंटो जो है भारत का वाइसराय पद पे विद्यमान था। ठीक है। अभी यहाँ पे क्या होता है कि कम्युनिनल ओहो सॉरी 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 सांप्रदायिक, जिसे हम कम्युनिकल इलेक्शन कहते हैं, सांप्रदायिक निर्वाचन सिस्टम, कम्युनिकल इलेक्शन सिस्टम जो है भारत में सर्वप्रथम यहीं से शुरुआत की गई थी। अगर क्वेश्चन आए एग्जाम में कि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली कम्युनिकल इलेक्शन सिस्टम की शुरुआत भारत में सर्वप्रथम कब हुआ था, तो ये हुआ था 1909 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत। ठीक है। भारत शासन अधिनियम 1909 के तहत भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई थी, लिख लेंगे। ठीक है। अब इसमें होता क्या है सांप्रदायिक निर्वाचन सिस्टम, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली होता क्या है एक्चुअली में, तो देखो इसमें होता क्या है कि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली में कि जो है कैंडिडेट, जो इलेक्शन में कैंडिडेट खड़ा होते हैं, जो इलेक्शन में कैंडिडेट खड़ा होते हैं, वो अगर मुस्लिम होता है, इनकेस अगर वो कैंडिडेट मुस्लिम होता है, तो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के तहत अगर मुस्लिम कैंडिडेट इलेक्शन में भाग लेता है, तो उस कैंडिडेट को सिर्फ और सिर्फ ओनली एंड ओनली मुस्लिम पीपल ही, मुस्लिम सिटीजन ही, मुस्लिम पीपल ही उनको वोट देंगे। ठीक है। कोई और मुस्लिम के अलावा कोई और लोग उनको वोट नहीं दे सकते हैं। इसको कहते हैं सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली, कम्युनिकल इलेक्शन सिस्टम। और ये भारत में सर्वप्रथम 1909 में भारत शासन अधिनियम के तहत शुरुआत की गई थी। इसमें अगर मुस्लिम कैंडिडेट का नॉमिनेशन होता है, तो मुस्लिम लोग ही इनको वोट देंगे। ठीक है, लिख लेंगे। nomination of Muslim candidate and only Muslim people can vote। ठीक है। nomination of Muslim candidate, only Muslim people can vote to Muslim candidate, that is called communal election system, which was started in India first time via Government of India Act 1909। okay, अंडरस्टैंड। ओके, ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। अभी जो है मैंने अभी अभी आपको पढ़ाया कि 1861 में जो है भारत में सर्वप्रथम 1860 भारत शासन अधिनियम 1861 के तहत 1860 में जो भारत में सर्वप्रथम बजट पेश किया गया था जेम्स विल्सन के द्वारा, जिस पर जो है विचार विमर्श करने का अधिकार 1892 में दिया गया। उसी बजट पे 1909 भारत शासन अधिनियम जो आई, उसमें जो है उसी बजट पे जो है काउंटर क्वेश्चन यानी कि सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछने का अधिकार अब दिया गया। बजट कब पेश हुआ था? 1861 में। विचार विमर्श करने का अधिकार कब दिया गया? 1892 में। और उस बजट पर क्वेश्चन करने का अधिकार कब दिया गया? तो 1909 भारत शासन अधिनियम में दिया गया। ठीक है, नोट कर लेंगे। काउंटर यानी कि सप्लीमेंट्री क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड ऑन बजट। ठीक है, राइट टू रेज क्वेश्चन ऑन बजट, जो बजट सर्वप्रथम 1860 में भारत शासन अधिनियम 1861 के तहत जेम्स विल्सन के द्वारा पेश किया गया था, और उस पर विचार विमर्श करने का अधिकार 1892 में दिया गया। उसी बजट पर क्वेश्चन करने का अधिकार 1909 भारत शासन अधिनियम के द्वारा दिया गया। ठीक है। अब 1909 भारत शासन अधिनियम में एक चीज और होता है कि भारत में पहली बार, फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया, भारत में पहली बार जो वाइसराय का एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, उनमें किसी भारतीय को शामिल किया गया था एज अ लॉ मेंबर। वो भारतीय कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। समझ में आई? ठीक, कोई नहीं, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ कि भारत में जो है पहली बार
फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया, भारत में पहली बार वाइसराय, अभी अभी भारत का गवर्नर जनरल का पोस्ट जो है चेंज करके ये 1857 की क्रांति में जो भारत का गवर्नर जनरल पोस्ट था उसे चेंज करके वाइसराय पद जो बनाया गया, और भारत का पहला वाइसराय कैनिंग जो था, तो वही बता रहा है कि भारत में जो वाइसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसमें भारत में पहली बार किसी भारतीय को जोड़ा गया, किसी भारतीय को मौका दिया गया, किसी भारतीय को जो है जोड़ा गया एज अ लॉ मेंबर, विधि सदस्य जिसको कहते हैं। लॉ मेंबर मीन्स विधि सदस्य के रूप में भारत में पहली बार वाइसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जोड़ा गया। और वो कौन थे मेंबर, उनका क्या नाम था, तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा उनका नाम था। नोट डाउन कर लेंगे। फॉर द फर्स्ट टाइम एन इंडियन इंक्लूडेड इन वाइसरायज एग्जीक्यूटिव काउंसिल। क्या? फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया, for the first time an Indian included in Viceroy's Executive Council as law member means विधिक सदस्य। विधिक सदस्य, ओके। भारत में पहली बार किसी भारतीय सदस्य को वाइसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में शामिल किया गया विधिक सदस्य के रूप में, और उनका क्या नाम था, नेम्ड सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। याद रहेगा, याद रहेगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब अभी मिंटो कौन है? मिंटो का एक स्टेटमेंट आया इसमें 1909 के भारत शासन अधिनियम में। अभी ये मिंटो था कौन? अभी ये मिंटो के बारे में बताया। 1909 को मार्ले मिंटो अधिनियम भी कहा जाता है, और इसमें मिंटो जो है वाइसरॉय था, मार्ले जो था सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, भारत सचिव था। तो 1909 के अधिनियम में जो है मिंटो का कुछ स्टेटमेंट आया कि हम जो है ना, ये नाग के दांत बो रहे हैं। क्या? नाग के दांत बो रहे हैं, जिसका फल जो है बड़ा भीषण होगा, बड़ा खतरनाक। ये मिंटो का कहना था। मिंटो का क्या कहना था? कि मिंटो का कहना था कि हम जो है नाग के दांत बो रहे हैं, जिसका जो फल होगा वो बड़ा भीषण होगा। ठीक है, नोट डाउन कर लेंगे हिंदी वाले कि मिंटो का जो कथन था, मिंटो ने कहा कि हम नाग के दांत बो रहे हैं, जिसका फल भीषण होगा। ठीक है, इंग्लिश वाले नोट कर लेंगे। वी आर सोइंग द टीथ ऑफ कोबरा, द फ्रूट ऑफ विच विल बी टेरेबल। टेरेबल मतलब होता है भीषण, और सोइंग मतलब होता है बोना। ठीक है, तो वी आर सोइंग द टीथ ऑफ कोबरा, द फ्रूट ऑफ विच विल बी टेरेबल। हम नाग के दांत बो रहे हैं, जिसका फल भीषण होगा। और इसी अधिनियम में जो है महात्मा गांधी जी का भी कुछ स्टेटमेंट था कि महात्मा गांधी ने इस एक्ट को 1909 के भारत शासन अधिनियम एक्ट को जो है कहा था, महात्मा गांधी ने डिस्ट्रॉइंग एक्ट, सर्वनाश करने वाला अधिनियम। महात्मा गांधी ने क्या कहा इस एक्ट को, इस अधिनियम को सर्वनाश करने वाला अधिनियम। और मिंटो ने क्या कहा कि नाग के दांत बो रहे हैं हम, जिसका फल जो है भीषण होगा। ठीक है, ये दोनों बातें समझ में आ गई। महात्मा गांधी ने क्या बोला इनको, डिस्ट्रॉइंग एक्ट मतलब सर्वनाश करने वाला अधिनियम। ओके, अब नोट में कुछ चीज़ें यहाँ पे लिख लेंगे। कि बंगाल का जो विभाजन था वो 1905 में जो होना था, 1905 का जो बंगाल विभाजन जो भी बोलो आप, तो द पार्टीशन ऑफ बंगाल ऑफ 1905 जो है, बंगाल विभाजन 1905 जो आया था, उसे 1911 में अरुंडेल कमेटी के द्वारा कैंसिल कर दिया गया, रद्द कर दी गई। तो इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे कि द पार्टीशन ऑफ बंगाल ऑफ 1905 का जो बंगाल विभाजन था वॉज कैंसल्ड इन 1911, उसे रद्द कर दी गई ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ अरुंडेल कमेटी। अरुंडेल समिति के सिफारिश पे
बंगाल विभाजन 1905 को 1911 में रद्द कर दी गई। ठीक है, बंगाल विभाजन नहीं हुआ कुल मिला करके, ये कह सकते हैं हम। ओके, इतना चीज समझ में आया। ओके, तो फिर आगे आगे बढ़ते हैं हम, अगला एक्ट पढ़ते हैं। 1909 हो गया, 1909 को अरुण सॉरी 1909 को मार्ले मिंटे एक्ट भी कहते हैं। अब 1919 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, 1919 का भारत शासन अधिनियम, अभी इसका भी दूसरा नाम है। जैसे 1909 का भारत शासन अधिनियम जो है उसका दूसरा नाम तो मार्ले मिंटे अधिनियम, उसी तरह 1919 भारत शासन अधिनियम का भी दूसरा नाम है मॉन्टेग्यू चम्सफोर्ड अधिनियम। मॉन्टेग्यू चम्सफोर्ड अधिनियम। अभी ये मॉन्टेग्यू चम्सफोर्ड कौन है? तो मॉन्टेग्यू जो था वो भारत सचिव था, चम्सफोर्ड वो भारत वाइसराय था। ठीक है, भारत सचिव कौन था? मॉन्टेग्यू था भारत सचिव, और चम्सफोर्ड था वो वाइसराय था। ओके, याद रहेगा। अगर पूछेगा मॉन्टेग्यू चम्सफोर्ड अधिनियम किसे कहते हैं, तो हम बोलेंगे क्या कि 1919 का भारत शासन अधिनियम को ही मॉन्टेग्यू चम्सफोर्ड अधिनियम कहते हैं, और मार्ले मिंटो अधिनियम को ही, मार्ले मिंटो अधिनियम को ही भारत का भारत शासन अधिनियम 1909 को कहते हैं। ठीक है, तो अभी हम 9 खत्म कर लिए, अभी 19 पढ़ेंगे। 1909 भारत शासन अधिनियम में मार्ले मिंटो एक्ट, मार्ले मिंटो अधिनियम पढ़ेंगे। मार्ले उस समय भारत का सचिव था, भारत सचिव पद पे विद्यमान था, और चेम्सफोर्ड जो है भारत का वाइसराय पद पे विद्यमान था। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि ये जो 1919 का भारत शासन अधिनियम है, ये 1919 में लागू नहीं हो गया, ये 1921 में लागू हुआ था। ठीक है, 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भारत शासन अधिनियम कब लागू हुआ? तो हम बोलेंगे 1921 एडी में भारत शासन अधिनियम 1919 लागू हुआ। ओके, 1919 भारत शासन अधिनियम कब लागू हुआ? तो 1921 में लागू हुआ। ओके, अब 1921 1919 के भारत शासन अधिनियम में हुआ क्या क्या था? तो यहाँ पे जो है डुअल सिस्टम, द्वैध प्रथा जिसे कहते हैं, द्वैध रूल, डुअल सिस्टम, यहाँ पे जो है डुअल सिस्टम, द्वैध प्रथा की जो है शुरुआत करी गई थी ऑन द बेसिस ऑफ 2 सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट के रूप में जो है द्वैध सिस्टम, बिगनिंग ऑफ डुअल सिस्टम, द्वैध प्रथा की शुरुआत करी गई थी। ठीक है, पहला सब्जेक्ट क्या था? तो रिजर्व्ड सब्जेक्ट था, आरक्षित विषय जिसे हम कहते हैं आरक्षित विषय, रिजर्व्ड सब्जेक्ट जिसे कहते हैं। ठीक है, रिजर्व्ड सब्जेक्ट, आरक्षित विषय, और ये डुअल सिस्टम का मोस्ट इम्पोर्टेंट विषय था। क्या था? द्वैध सिस्टम, डुअल सिस्टम का जो एक विषय है, रिजर्व्ड सब्जेक्ट, जो 2 सब्जेक्ट पे बेस्ड है, उसका पहला जो सब्जेक्ट है रिजर्व सब्जेक्ट, उस वो रिजर्व सब्जेक्ट मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। ठीक है, इसमें हुआ क्या था? रिजर्व सब्जेक्ट कहते किसको है, एक बार इस पर चर्चा कर लेते हैं। तो रिजर्व्ड सब्जेक्ट जो है, इसमें सोर्स ऑफ इनकम, कमाई का जो जरिया था, पैसे का जो जरिया था, उसे एग्जीक्यूशन ऑफ वाइसराय, वाइसराय के एग्जीक्यूशन में, वाइसराय के क्या बोलते हैं, अध्यक्षता में, वाइसराय के कंट्रोल में दिया गया। ठीक है, सोर्स ऑफ इनकम, सोर्स ऑफ इनकम जो है अंडर कंट्रोल ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ वाइसराय को दिया गया। इसका एग्जांपल हो जाएगा लैंड रेवेन्यू, लैंड रेवेन्यू से जो पैसे आएंगे, फाइनेंस, फाइनेंस से जो पैसे आएंगे, इंडस्ट्री, इंडस्ट्री से जो पैसे आएंगे, उसके बाद आपके लैंड सॉरी लैंड रेवेन्यू से जो पैसे आएंगे। ठीक है, उसके बाद फाइनेंस से जो पैसे आएंगे, इंडस्ट्री से पैसे आएंगे, जस्टिस से जो पैसे आएंगे, या पुलिस वगैरह से जो पैसे आएंगे, मतलब लॉ से, उनसे, इन सब का जो सोर्स ऑफ इनकम है ये वाइसराय के एग्जीक्यूशन के कंट्रोल में होगा, वाइसराय के एग्जीक्यूशन में होगा। ठीक है, तो
रिजर्व सब्जेक्ट में क्या था कि सोर्स ऑफ इनकम को बताया गया था, जो कि पूरी तरह वाइसराय के अधीन था, वाइसराय के कंट्रोल में था। एग्जाम्पल के तौर पर लैंड रेवेन्यू, फाइनेंस, इंडस्ट्री, जस्टिस वगैरह वगैरह जो है आती है। अब दूसरा जो इसका सब्जेक्ट है वो था ट्रांसफरेबल सब्जेक्ट, ट्रांसफरेबल सब्जेक्ट। और ये जो था किसके कंट्रोल में था, ये मिनिस्टर के कंट्रोल में था, मंत्री के कंट्रोल में था। ट्रांसफरेबल सब्जेक्ट मंत्री के कंट्रोल में। और ये लेस इम्पोर्टेंट है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है, रिजर्व्ड सब्जेक्ट, जो कि इसके कंट्रोल में था, वाइसराय के कंट्रोल में था, जो कि सोर्स ऑफ इनकम था। दूसरा आता है हमारा ट्रांसफरेबल, ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट, सॉरी ट्रांसफर्ड और ट्रांसफरेबल बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट जो है ये मिनिस्टर के कंट्रोल में होगा। इसमें क्या होता है कि एक्सपेंडिचर, खर्चे के बारे में इसमें बताया गया। भाई अब खर्चा कौन उठाएगा, ट्रांसफर्ड सिस्टम किसके बारे में बताया है, एक्सपेंडिचर। द्वैध प्रथा में दो चीज़ें होती है, एक तो होती है सोर्स ऑफ इनकम, पैसे कहाँ से आते हैं, और खर्च कौन करेगा। पैसे आया वो तो वाइसराय रखेगा, वो कंट्रोल में होगा, सोर्स ऑफ इनकम वाइसराय का। खर्च जो है ये मंत्री के अधीन में होता है। अब जैसे एजुकेशन, हेल्थ, लोकल गवर्नमेंट्स, ये सारे जो पैसे लगते हैं इन सब चीज़ों में, ये मंत्री के अधीन होगा। ठीक है, दो तरह की हमने डुअल सिस्टम भर ले, दो सब्जेक्ट पे, रिजर्व्ड सब्जेक्ट और ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट। रिजर्व सब्जेक्ट वाइसराय के एक्सिक्यूशन में होगा, जिसमें सोर्स ऑफ इनकम आएगी। और दूसरा जो है ट्रांसफर सब्जेक्ट, जो मिनिस्ट्री ऑफ मिनिस्टर बोल दो, मिनिस्टर, लो वाई मिटा देता हूँ, मिनिस्टर का कंट्रोल में होता है डायरेक्टली। ठीक है, इसमें जो है खर्च, एक्सपेंडिचर जो है, एक्सपेंडिचर को बताया गया। ठीक है, अब कि एक जो रेस्पॉन्सिबल गवर्नेंस शब्द है, टर्म रेस्पॉन्सिबल गवर्नेंस, ये सर्वप्रथम कब यूज करा गया था, क्वेश्चन आएगा आप में। रेस्पॉन्सिबल गवर्नेंस या रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। तो ये शब्द जब आए, ये क्वेश्चन जब आए कि द टर्म रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट और गवर्नेंस वाज फर्स्ट टाइम यूज्ड, तो 1919 के भारत शासन अधिनियम में रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का जो शब्द है, रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट जो शब्द है, इसे सर्वप्रथम 1919 के भारत शासन अधिनियम में ही यूज किया गया था। क्वेश्चन इस तरह से पूछ सकता है कि रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट या फिर रेस्पॉन्सिबल गवर्नेंस शब्द जो है सर्वप्रथम कब प्रयोग में लाया गया था। तो रेस्पॉन्सिबल गवर्नेंस जो है शब्द सर्वप्रथम 1919 के भारत शासन अधिनियम में प्रयोग किया गया था। ठीक है, याद रहेगा चीजें। और पहली बार जो है द्विसदनात्मक सिस्टम भी जो है, द्विसदनात्मक प्रणाली, बाई कैमरल सिस्टम जो है, इसकी शुरुआत भी सेंटर में 1919 के भारत शासन अधिनियम में ही किया गया था। सो फॉर द फर्स्ट टाइम बाई कैमरल सिस्टम, द्विसदनात्मक लिख देता हूँ, द्विसदनात्मक, बाई कैमरल सिस्टम, द्विसदनात्मक प्रणाली जो है सेंटर में सर्वप्रथम 1919 के भारत शासन अधिनियम में ही शुरुआत करी गई थी। ठीक है, तो फॉर द फर्स्ट टाइम बाई कैमरल सिस्टम वाज एस्टैब्लिश्ड एट द सेंटर ड्यूरिंग 1919 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ओके, तो द्विसदनात्मक सिस्टम, द्विसदनात्मक प्रणाली में दो तरह की चीजें कौन कौन सी होती है। पहला होता है काउंसिल ऑफ स्टेट। ओके, काउंसिल ऑफ स्टेट, सॉरी, द्विसदनात्मक प्रणाली में पहला होता है काउंसिल ऑफ स्टेट, जिसमें 60 सदस्य शामिल होंगे और उनकी जो कार्यकाल होगी 5 साल की होगी। ठीक है, द्विसदनात्मक प्रणाली में जो पहला होगा काउंसिल ऑफ स्टेट, उसमें 60 सदस्य शामिल होंगे जिनकी कार्यकाल 5 साल की होगी। दूसरा दूसरा होता है सेंट्रल असेंबली, सेंट्रल केंद्रीय सभा, सेंट्रल असेंबली, केंद्रीय सभा। ठीक है, पहला काउंसिल ऑफ स्टेट जिसमें 60 सदस्य शामिल होंगे, उनकी कार्यकाल 5 साल की होगी। दूसरा सेंट्रल असेंबली जिसमें 145 मेंबर शामिल होंगे,
145 मेंबर शामिल होंगे जिनका कार्यकाल 3 साल की होगी। अब इन दोनों को अगर मिला दे, काउंसिल ऑफ स्टेट को और सेंट्रल असेंबली को मिला दे, तब बनता है हमारा लेजिस्लेचर यानी कि विधायिका। क्या विधायिका कैसे बनता है? तो काउंसिल ऑफ स्टेट और सेंट्रल असेंबली दोनों को मिलाने के बाद जो है हमारी लेजिस्लेचर विधायिका बनता है। और विधायिका पहला जो है विधायिका लेजिस्लेचर हेड जो है, पहला हेड कौन था? वो फ्रेडरिक वाइट था। पूछे अगर क्वेश्चन में, फर्स्ट हेड ऑफ लेजिस्लेचर वाज फ्रेडरिक वाइट, लिख देंगे हम लोग कि अगर क्वेश्चन पूछे कि हु वाज द फर्स्ट हेड ऑफ लेजिस्लेटर, तो हम क्या लिखेंगे? फ्रेडरिक वाइट। और लेजिस्लेचर कैसे बनता है? तो काउंसिल ऑफ स्टेट और सेंट्रल असेंबली दोनों को मिलाने के बाद जो है लेजिस्लेचर बनता है। ठीक है, काउंसिल ऑफ स्टेट में 7 सदस्य होते हैं जिनकी कार्यकाल 5 साल की होती है। सेंट्रल असेंबली में 145 सदस्य होते हैं जिनकी कार्यकाल 3 साल की होती है। और जब लेजिस्लेचर बनता है उनका हेड जो है, पहला हेड फ्रेडरिक वाइट था। अब डेप्यूटी हेड कौन था? तो डेप्यूटी हेड अपने सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। ठीक है, लेजिस्लेचर के डेप्यूटी हेड कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। ठीक है, और हेड कौन थे पहला? वो फ्रेडरिक वाइट थे। पहला लेजिस्लेचर हेड कौन था? फ्रेडरिक वाइट। और डेप्यूटी हेड कौन थे? वो सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक है, याद रहेगा चीजें। ओके, चलो अभी देखो, लोक सेवा आयोग, हमारी जो पब्लिक सर्विस कमीशन होती है, लोक सेवा आयोग की भी शुरुआत जो है 1919 के भारत शासन अधिनियम में ही हुआ था। हालांकि इसकी टाइमिंग अलग है, लेकिन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत ही हुआ था ये भी। तो लोक सेवा आयोग पब्लिक सर्विस कमीशन जो है, इसकी शुरुआत भी एक कमीशन पे ही हुआ था। और इसकी शुरुआत जो है 1926 में हो गई थी। और इनके पहला पब्लिक सर्विस कमीशन लोक सेवा आयोग का प्रथम जो हेड थे, अध्यक्ष थे, वो सर रोस बर्कर थे। ठीक है, सर रोस बर्कर जो है लोक सेवा आयोग पब्लिक सर्विस कमीशन के फर्स्ट हेड थे। ठीक है, लिख लेंगे, रिकमेंडेशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कमीशन फॉर द क्रिएशन ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन, PCS। ठीक है, अब फर्स्ट हेड जो है 1926 में, फर्स्ट हेड जो है अभी 1926 में पहला हेड हो रहा है, तो 1926 में इसकी स्थापना भी हुई होगी, जब भी तो पहला हेड बता रहा है। तो हम लिख लेंगे पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना कब हुई थी? तो 1926 में। और इनके पहला हेड कौन थे? इनके पहला हेड कौन थे? UPSC नहीं, पब्लिक सर्विस कमीशन फर्स्ट हेड कौन थे? तो वो सर रोश वर्कर थे। ठीक है, कौन थे? सर रोश वर्कर जो है पब्लिक सर्विस कमीशन लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। कब? 1926 में। ठीक है, अब एक चीज और रेकमेंड करी गई थी यहाँ पे कि रेलवे बजट और जनरल बजट जो है इसको अलग अलग करने की सिफारिश की गई थी एकवर्थ कमीशन के द्वारा। क्या करी गई थी? यहाँ पे भी एक और जो है सिफारिश पेश की करी गई सिफारिश पेश की गई थी कि एकवर्थ कमीशन के द्वारा एक सिफारिश की गई थी कि रेलवे की जो बजट है और जनरल बजट है, इन दोनों को अलग अलग कर दिया जाए, सेपरेट कर दी जाए। ये किसकी रिकमेंडेशन थी? एक्वार्ड कमीशन की रिकमेंडेशन थी। तो रिकमेंडेशन टू सेपरेट रेलवे एंड जनरल बजट, रिकमेंडेशन टू सेपरेट रेलवे एंड जनरल बजट वाज डन बाय हुम? तो डन बाय एक्वार्ड कमीशन। याद रहेगा अगर पूछे कि रेलवे बजट और जनरल बजट को अलग करने की सिफारिश किसके द्वारा किया गया था? तो एक्वार्ड कमीशन के द्वारा किया गया था। इंग्लिश मीडियम वाले सुनेंगे, बाय हुम it was recommended to separate railway and general budget? The answer will be Ekworth Commission. It will be, remember, understandable it is? Okay, so we'll continue to the next. अब इसमें एक और चीज होती है कि वोटिंग की जो राइट है ना, उसे लिमिट कर दिया गया था। उसमें एक लिमिट लगा दी गई थी। वोट करने का अधिकार जो है, इस पे एक लिमिट लगाया गया था कि संपत्ति कर के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स, संपत्ति कर के आधार पे वोटिंग को जो है लिमिटेड कर दिया गया था। हम लिख लेंगे लिमिटेड वोटिंग राइट्स,
बेस्ड ऑन प्रॉपर्टी टैक्स, लिमिटेड वोटिंग राइट्स बेस्ड ऑन प्रॉपर्टी टैक्स, याद रहेगा। अभी यहाँ पे जो एक कमीशन भी बनता है, और क्यों बनता है, तो ये वाक्य सेंटेंस पढ़ने के बाद समझ में आ जाएगी आपको कि अ कमीशन विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड टू रिव्यू दिस एक्ट आफ्टर 10 years। मतलब कहना चाहता है ये कि 10 साल बाद भी जो है इस अधिनियम को या इस अधिनियम का निरीक्षण करने के लिए एक कमीशन गठित किया गया। कॉन्स्टिट्यूटेड मीन्स गठित करना, ठीक है। अ कमीशन constituted to review this act, which act, 1919 act, a constitution a commission constituted to review this act after 10 years। 10 साल बाद इस अधिनियम को इस अधिनियम का निरीक्षण करने के लिए एक कमीशन बनाया गया था, एक कमीशन गठित करी गई थी, ठीक है। 1919 की भारत शासन अधिनियम समझ में आ गया आप लोगों को? 1919 का अधिनियम समझ में आ गया आप लोगों को? ठीक है, एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ कि 1919 का तो भारत शासन अधिनियम, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम जिसे कहते हैं, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम को ही 1919 का भारत शासन अधिनियम भी कहते हैं, जिसमें मॉन्टेग्यू जो है भारत सचिव था और चेम्सफोर्ड जो है भारत के वाइसराय थे, ठीक है। इस अधिनियम का शुरुआत जो है 1921 में होता है, ठीक है। 1921 में इस अधिनियम का शुरुआत होता है, और यहाँ पे जो है डुअल सिस्टम, द्वैध प्रथा की शुरुआत होती है, जो दो सब्जेक्ट के बेसिस पे होता है। पहला होता है रिजर्व्ड सब्जेक्ट, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। इसमें क्या होता है, सोर्स ऑफ इनकम जो होता है वो वाइसराय के कंट्रोल में होता है, कि पैसा कहाँ से आएगा कहाँ से आएगा, वो वाइसराय के कंट्रोल में होता है। और पैसा खर्च कैसे होगा, किस पे करने हैं, वो मिनिस्टर के कंट्रोल में होता है, जो कि ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट में होता है, ठीक है। दो सब्जेक्ट हो गया डुअल सिस्टम का। अब क्या होता है कि रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट जो ये शब्द है, ये पहली बार जो यूज़ किया था वो 1919 के भारत शासन अधिनियम में इस शब्द को पहली बार यूज़ करा गया था। अब बाई कैमरल सिस्टम, द्विसदनात्मक प्रणाली भी जो है भारत में पहली बार यही 1919 के भारत शासन अधिनियम में ही शुरुआत करी गई थी। इसमें दो चीज़ होता है, एक होता है काउंसिल ऑफ स्टेट, दूसरा होता है सेंट्रल असेंबली। तो काउंसिल ऑफ स्टेट में 60 सदस्य शामिल होते हैं, जिसकी कार्यकाल 5 साल की होती है, और सेंट्रल असेंबली में 145 सदस्य शामिल होते हैं, जिसकी कार्यकाल 3 साल की होती है। अब इन दोनों को मिलाने के बाद जो है लेजिस्लेटर यानी कि विधायिका बनता है, ठीक है। इन दोनों को मिलाने पर जो है लेजिस्लेटर विधायिका बनता है। और भारत में पहला लेजिस्लेटर हेड कौन थे, वो फ्रेडरिक वाइट थे, और डेप्यूटी हेड जो है वो सच्चिदानंद सिन्हा जी थे, ठीक है। अगर पूछे कि भारत में पहला लेजिस्लेचर हेड कौन थे, वो फ्रेडरिक वाइट थे, और डेप्यूटी हेड कौन थे, वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे, ठीक है। अभी जो है यहीं पे सॉरी, लोक सेवा आयोग का भी स्थापना करा गया था 1926 में, और इसके पहला हेड जो थे वो सर रोस बर्कर थे, ठीक है। अभी यहीं पे एक रिकमेंडेशन, एक सिफारिश और करी गई थी एक्वार्थ कमीशन के द्वारा, आपको याद होना चाहिए, अभी अभी मैंने बताया कि एक्वार्थ कमीशन के द्वारा एक सिफारिश की गई थी, जो कि था कि रेलवे और जनरल बजट को जो है दोनों को अलग अलग कर दिया जाए। एक्वार्थ कमीशन के द्वारा एक सिफारिश की गई थी कि रेलवे और जनरल बजट दोनों को जो है अलग अलग कर दिया जाए, ठीक है। इसकी सिफारिश किसने करा था, रेलवे और जनरल बजट को अलग करने की सिफारिश एक्वार्थ कमीशन के द्वारा किया गया था, याद रहेगा। अब यहाँ पे क्या था, एक चीज़ और हुई थी कि वोटिंग, मतदान का जो है अधिकार, इसे लिमिट कर दी गई, किसके बेसिस पे, संपत्ति कर के बेसिस पे, ठीक है। लिमिटेड वोटिंग राइट्स बेस्ड ऑन प्रॉपर्टी टैक्स, ओके। याद रहेगा ये चीज़ें, याद रहेगा चीज़ें कि संपत्ति के कर के आधार पे मतदान करने का जो अधिकार है, इसे सीमित कर दिया गया, ठीक है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा आगे हमारा है 1957 ईस्वी।
तो साइमन कमीशन की शुरुआत जो है 1957 ईस्वी में होता है, पर यह साइमन कमीशन भारत आते कब है? 1928 ईस्वी में। याद रखेंगे, एक ही जगह लिख लेंगे कि 1927 ईस्वी में साइमन कमीशन की शुरुआत होती है और 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत आते हैं। ठीक है, पूछेगा साइमन कमीशन की शुरुआत कब हुई? 1927 ईस्वी में। साइमन कमीशन भारत कब आया? 1928 ईस्वी में। ये देखो थोड़ा इंटरेस्टिंग है कि 1928 में जो साइमन कमीशन भारत आते हैं, इसमें जो अंग्रेज भारत आते हैं, इसका विरोध जो है, इन सारे अंग्रेजों का विरोध किया जाता है भारतीय नागरिक के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है सैंडर्स एक साइमन कमीशन के साथ आया था, जिसके हेड बताया गया था कि सैंडर्स आए थे साथ में। ठीक है, तो विरोध करने पर जो है ना, सारे अंग्रेजों का विरोध भारतीय के द्वारा किया गया था, तो उस विरोध करने के बाद जो है सैंडर्स ने लाठी चार्ज का ऑर्डर दे दिया था। ठीक है, अभी वहाँ हो गई लड़ाई, लाठी चार्ज का ऑर्डर सैंडर्स ने दे दिया था। अभी उसी लाठी चार्ज में जो है लाला लाजपत राय की डेथ हो गई। लाला लाजपत राय की डेथ हो गई। अब चूंकि लाला लाजपत राय की सैंडर्स के लाठी चार्ज के ऑर्डर के बाद लाला लाजपत राय की उसी मुठभेड़ में निधन हो गया, तो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, इन तीनों ने जो है सैंडर्स पे अटैक कर दिया। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जी जो हैं, लाला लाजपत की राय की डेथ के बाद, निधन के बाद सैंडर्स पे इन तीनों ने अटैक कर दिए। उनके बाद जो है इन्हें हमारे तीनों जो वीर थे, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी, इन तीनों को अरेस्ट कर लिया गया और लाहौर जेल में डाल दिया गया। ठीक है, सैंडर्स पे अटैक के बाद, हमला के बाद इन तीनों को गिरफ्तार करके लाहौर जेल में डाल दिया गया और 23 मार्च 1931 ईस्वी को 23 मार्च 1931 ईस्वी को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी तीनों को जो है फांसी की सजा दी गई। ठीक है, 23 मार्च 1931 ईस्वी, डेट याद रखेंगे, कोई भी ये डेट भूलेगा नहीं। 23 मार्च 1931 ईस्वी को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी को फांसी की सजा दी गई और इसी दिन 23 मार्च को ही शहीद दिवस भी मनाते हैं हम लोग। ठीक है, शहीद दिवस कब मनाते हैं? तो 23 मार्च को शहीद दिवस मनाते हैं। ठीक, याद रहेगा। ओके, तो नोट डाउन कर लेंगे कि साइमन कमीशन जब 1928 में साइमन कमीशन भारत आते हैं, तो प्रोटेस्ट करते हैं अगेंस्ट ऑल फॉरेनर्स, अगेंस्ट ऑल फॉरेनर्स जो है प्रोटेस्ट करी जाती है। और इसमें जो है सैंडर्स लाठी चार्ज का ऑर्डर दे देते हैं, जिसमें लाला लाजपत राय का निधन हो जाता है, डेथ हो जाता है। और इसमें भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जी जो हैं सैंडर्स पर हमला कर देते हैं, अटैक। आफ्टर दैट ऑल थ्री गॉट अरेस्टेड एंड सेंट टू लाहौर जेल। फिर उसके बाद जो है हमले के बाद तीनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उन्हें लाहौर जेल में भेज दिया जाता है। 23 मार्च 1931 ईस्वी को उन्हें डेथ पेनाल्टी दी जाती है, डेथ पनिशमेंट दी जाती है, हैंग टू डेथ, फांसी की सजा दी जाती है। अब इसी 23 मार्च को जो है शहीद दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। ओके, चीज़ें याद रहेगी। ओके, ठीक है, तो हम आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी की भारत शासन अधिनियम में अभी कुछ एक दो टॉपिक्स और बच रहे हैं, इसे हम अगली क्लास में कंटिन्यू रखेंगे। पर आज के लिए इतना ही रखते हैं, आज वैसे ही बहुत ज़्यादा हो गया। तो आज हमने क्या क्या पढ़ लिया? भारत शासन अधिनियम जो है हमने आज पढ़ी। इसके अलावा 1857 की क्रांति पढ़ ली, जिसमें भारत के गवर्नर जनरल पद का जो नाम है उसे चेंज करके वाइसराय बना दिया जाता है। बोर्ड ऑफ काउंसिल और डायरेक्टर ख़त्म कर दी जाती है। मुगल एम्पायर ख़त्म कर दी जाती है। फिर कमीशन बनाया जाता है। महारानी विक्टोरिया का एक घोषणा पत्र आता है। भारत सचिव पद का निर्माण किया जाता है। फिर हमने 1861 भारत शासन अधिनियम पढ़ते हैं, जिसमें विभागीय प्रणाली की शुरुआत करी जाती है। ऑर्डिनेंस पावर के बारे में बताया जाता है, जो कि वाइसराय को दिया जाता है। बजट के बारे में बताया जाता है, जो कि 1860 में पहली बार भारत में पेश करी गई थी। हाई कोर्ट की स्थापना होती है कलकत्ता में। फिर 1892 के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें अप्रत्यक्ष चुनाव का शुरुआत करी जाती है।
और इसमें बजट पे पहली बार विचार विमर्श करने का अधिकार भी दिया जाता है। फिर हम 1909 के भारत शासन अधिनियम के बारे में पढ़ते हैं, जिसे मार्ले मिंटो अधिनियम भी कहते हैं, जिसमें मार्ले भारत सचिव पद पर विद्यमान है और मिंटो वाइसराय पद पर विद्यमान है, जिसमें सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत करी जाती है। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली में जो होता है, मुस्लिम कैंडिडेट का नॉमिनेशन होता है, जिसमें मुस्लिम कैंडिडेट ही वोट दे सकते हैं सिर्फ। उसके बाद यहाँ पे सप्लीमेंट्री क्वेश्चन करने का अधिकार दिया गया, बजट पे सप्लीमेंट्री क्वेश्चन कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे भारत में पहली बार किसी भारतीय को वाइसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाता है एज अ विधिक मेंबर, जिनका नाम था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी थे। उन्हें भारत में पहली बार वाइसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में विधिक सदस्य के रूप में चुना गया था। अब इनमें जो है इस अधिनियम को मिंटो जी ने बताया गया था कि हम नाग के दांत बो रहे हैं, जिसका फल जो है भीषण होगा। और वही महात्मा गांधी जी बताया था कि यह सर्वनाश करने वाली अधिनियम है। ठीक है। अब बंगाल विभाजन 1905 का जो बंगाल विभाजन 1905 जो था, उससे अरुंडेल कमेटी के द्वारा, अरुंडेल कमेटी की सिफारिश के द्वारा 1911 में जो है समाप्त कर दी जाती है, रद्द कर दी जाती है। वो भी 1909 के भारत शासन अधिनियम में ही बताया गया है हमें। अभी 1919 के भारत शासन अधिनियम मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड के बारे में पढ़े थे हमने, जिसमें मॉन्टेग्यू भारत सचिव के पद पे विद्यमान थे और चैम्सफोर्ड जो है वाइसराय पद पे विद्यमान थे। ठीक है। अभी इसमें जो है 1919 वाले जो भारत शासन अधिनियम है वो 1921 में लागू हुआ था। ठीक है। इसमें डुअल सिस्टम यानी कि द्वैध प्रथा की शुरुआत करी गई थी। इसमें दो सब्जेक्ट थे, एक रिजर्व सब्जेक्ट है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट था, और इसमें जो सोर्स ऑफ इनकम के बारे में बताया गया, सोर्स ऑफ इनकम जो है डायरेक्टली किसके कंट्रोल में होगा, वाइसराय के कंट्रोल में होगा, ये बताया गया था। इसके अलावा ट्रांसफर सब्जेक्ट के बारे में बताया गया था, जो कि लेस इंपॉर्टेंट है, और ये एक्सपेंडिचर के बारे में बताता है जो मिनिस्टर के कंट्रोल में होता है। अब यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट शब्द का सर्वप्रथम बार प्रयोग किया गया था यहीं पे। और बाई कैमरल सिस्टम, द्विसदनात्मक प्रणाली भी जो है यहीं पे स्टार्ट करी गई थी, स्थापित करी गई थी, यहीं से शुरुआत करी गई थी, जिसमें दो दो द्विसदनात्मक द्विसदनात्मक मतलब ही वो दो होता है। इसमें पहला जो होता है काउंसिल स्टेट होता है, जिसमें 60 मेंबर होते हैं, इसकी 7 सदस्य होते हैं, जिसकी कार्यकाल 5 साल की होती है। फिर सेंट्रल असेंबली होता है, जिसमें 145 मेंबर होते हैं, जिनका कार्यकाल 3 साल की होती है। ठीक है। अब इन दोनों को मिलाने के बाद लेजिस्लेचर बनते हैं, और लेजिस्लेचर का पहला हेड जो थे वो फ्रेडरिक वाइट्स थे, और इनके डेप्यूटी हेड डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। ठीक है। अभी यहाँ पे क्या होता है कि पब्लिक सर्विस कमीशन, लोक सेवा आयोग की स्थापना होती है 1926 में, और 1926 में पहला हेड लोक सेवा आयोग का सर रोसवर्कर को बनाया जाता है। और यहाँ पे एक और सिफारिश होती है एकवर्थ कमीशन के द्वारा, जिन्होंने बताया था कि रेलवे बजट और जनरल बजट को अलग अलग किया जाए। तो रेलवे बजट और जनरल बजट को अलग अलग करने की सिफारिश किसके द्वारा दी गई थी, वो किसके द्वारा की गई थी, वो एकवर्थ कमीशन के द्वारा की गई थी। अभी इसमें एक और चीज़ था कि वोट देने का अधिकार भी जो है उसे भी लिमिट कर दिया गया था संपत्ति कर के आधार पे। संपत्ति कर के आधार पे वोट देने का अधिकार लिमिट कब किया गया था, तो 1919 के भारत शासन अधिनियम में किया गया था। अभी 1927 में साइमन कमीशन की शुरुआत हुई थी। साइमन कमीशन की साइमन कमीशन गठित किया गया था, और 1928 में साइमन कमीशन भारत आए थे, जिसमें सारे अंग्रेजों का भारतीय नागरिकों ने विरोध किया था। इसमें सांदर्स ने जो है लाठीचार्ज का आदेश दे दिया, ऑर्डर दे दिया था, जिसमें लाला लाजपत राय का निधन हो गया उसी लाठीचार्ज मुठभेड़ में। अभी भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जी जो हैं लाला लाजपत राय के डेथ के बाद सांदर्स पे हमला कर देते हैं, जिसमें इन तीनों महावीरों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और जेल में डाल दिया जाता है। वो जेल कौन सा था, तो लाहौर जेल थी। और 23 मार्च 1931 को तीनों को जो है डेथ पेनाल्टी सुनाई जाती है और तीनों को फांसी दे दी जाती है। कब, 23 मार्च 1931 ईस्वी को। अभी 23 मार्च को ही हम जो है शहीद दिवस के रूप में भी मनाते हैं। आज हमने इतना पढ़ा, इससे आगे जो है हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए हो और आपको कुछ समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और आपका कोई भी डाउट हो तो आप जो है कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं आपकी ज़रूर वो कमेंट्स चेक करूँगा और कोशिश करूँगा कि आपकी सारी डाउट्स जो है मैं क्लियर कर पाऊँ। और एक चीज़ और कि मैं जो है इस चीज़ का, वैसे इसमें आपको सारी चीज़ें रिटर्न फॉर्मेट में पहले से ही मिल गई है,
फिर भी मैं जो है कमेंट बॉक्स में एक लिंक दे दूंगा, हमारे एक टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक दे दूंगा, जहाँ पर जो है आपको इसकी जो आज मैंने पढ़ाया है इसकी नोटबुक की रिटर्न फॉर्मेट जो है नोट्स मिल जाएगी। अगर आप चाहें तो उस लिंक को फॉलो करके, उस चैनल को फॉलो करके वो नोट्स भी ले सकते हैं जो कि प्रिंटेबल फॉर्मेट में होगी। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।